नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले को लेकर कश्मीर में सेना का एक्शन जारी, 2 और आतंकियों के ढाए घर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, पाकिस्तान को नहीं देंगे एक बूंद पानी। देश भर के 47 स्थानों पर 15वां रोजगार मेला आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 नवनियुक्त युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। डीआरडीओ ने स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक किया सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल में होगा इस्तेमाल। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला, 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का किया दावा। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ट्रम्प, ज़ेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। भारत में राजकीय शोक। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सेना का एक्शन लगातार जारी है। सेना ने कल ही 2 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। पुलवामा के मोरान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसानुल हक का घर उड़ाया गया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। पुलवामा के ही काचीपुरा इलाके में लश्कर आतंकी हारिस अहमद का घर ध्वस्त किया गया। लश्कर आतंकवादी हारिस अहमद 2023 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे, तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी थोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के तराल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। आतंकियों के घर गिराने की सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने बिजबेहरा इलाके का दौरा किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। अनंतनाग का बिजबेहरा इलाका और इस बिजबेहरा इलाके का गुरी गांव और गुरी गांव का ठाकुरपुरा मोहल्ला, और ये मकान है आदिल ठाकुर का, जो कि पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। आदिल ठाकुर, शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि पहलगाम में हुआ नृशंस बर्बर कायराना हमले में आदिल ठाकुर का हाथ था। और आदिल ठाकुर के इस मकान को कल जब यहाँ पर सुरक्षा जांच चल रही थी, जब यहाँ पर कार्डन किया गया इस इलाके को, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो उसके बाद ये कि धमाके में पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। यहाँ के स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता गाजी मंजूर हमारे साथ हैं। आप ये बताएं कि आदिल के बारे में आप क्या जानते हैं, कब तक परिवार से संपर्क था? आदिल के बारे में हम यही जानते हैं, उसने इस घर में जन्म लिया है, फिर उसके बाद उसने तालीम हासिल की, फिर एमए किया है उसने, उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करता था। फिर 2018 के बाद वो श्रीनगर के कोई फार्म भरने के लिए गया था, तो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। यहाँ पे कार्डन किया गया था, फिर कैसे क्या हुआ? सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया यहाँ पे, तो फिर काफी देर तक वो चलता रहा। फिर रात 12:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ पूरा। बाद में आपने देखा कि मकान पूरी, फिर सुबह जब हम आए तो देखा तो ये मकान जमीन बोस हुआ था। पहलगाम में जो हुआ है, हम उसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसी वारदात, हम शर्मिंदा है ऐसी वारदातों से। वो जो उसमें शहीद हुए, हम उनके गम में बराबर शरीक है। उनकी याद में आज हमने काला कपड़ा भी पहना है। तो जिस किसी ने भी किया है, हम चाहते हैं कि सरकार उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये कश्मीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हुआ है। अब लोग चाहते हैं कि शांति आ जाए।
हमने वो दौर जो देखे हैं उनको अब याद पे कोई ताज़ा नहीं करना चाहता है। इलेक्शंस की बात हो रही है तो हमने बढ़ चढ़ के उन इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, वोट भी हमने कास्ट किया है। हमने जमहूरियत पे यकीन है, हमें आईनी हिंद पे यकीन है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहलगाम हिंसा में आतंकवादी शामिल थे। त्राल की अगर बात करें तो वहां पर आसिफ के घर को जमींदोज कर दिया गया है, यहां पर आदिल ठाकुर के घर को जमींदोज हो गया है वो घर। केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता है कि किसी भी तरीके के शरण देने वाले, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हों या फिर चाहे बर्बर कायराना हमले में शामिल जो भी लोग हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपने सहयोगी सागर जावेद और अपने कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गुरीगांव, अनंतनाग, डीडी न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी न देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने के लिए 3 योजनाओं पर काम करने की बात कही है। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच करीब 45 मिनट लंबी बैठक में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 प्रमुख विकल्पों अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक पर विचार किया गया। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी न जाने दिया जाए। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि पानी रोकने के हर संभावित तरीके पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि का तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। हत्या हुई है, धर्मकुश के हुई है, यह अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है। पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। जगह जगह लोग इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार में वैश्विक एकता और करुणा का प्रदर्शन करते हुए हमले में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य पुलिस ने गोवा में रह रहे 20 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है, जबकि सरकार दीर्घकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों पर नजर रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य पुलिस कड़ी निगरानी रखेगी और विभिन्न स्थानों पर लगातार पुलिस अभियान चलाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजौरी में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। सेना जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। वाहनों को रोककर सघन चेकिंग अभियान जारी है। सेना जंगलों में और सड़कों पर सभी जगहों पर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। घरों में जाकर भी सेना का तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के दृष्टिगत केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वतन वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में जनपद लखनऊ में आए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। जनपद की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिवेट कर अभी सूचना संकलित की जा रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया है।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वो इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होंगे तथा वो राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम होंगे। देश भर से चयनित नए कर्मचारी राजस्व विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का हिस्सा होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने कहा कि साल भर चुनाव होते हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं। इससे विकास कार्य थम जाते हैं। हर महीने आचार संहिता लगने से जल कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू किया था। अब समय आ गया है कि हम सभी उनके इस सपने को साकार करें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्र के बिजली क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बाद में केंद्रीय मंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में शहरी और बिजली क्षेत्र में चल रही प्रस्तावित विकास पहलों की समीक्षा करेंगे। और पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और विभिन्न पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग की गई है। बिना किसी उकसावे की ये गोलीबारी बताई जा रही है। और आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इतने बड़े हादसे के बाद फिर से एक बार से पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फायरिंग हुई है और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से ये गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। विभिन्न पाकिस्तानी जो चौकियां हैं वहां से फायरिंग की गई है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की और कोई उकसावा भी नहीं था। इसके बावजूद भी गोलीबारी की गई पाकिस्तान की ओर से। भारतीय सैनिकों ने जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एलओसी पर ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। अलबत्ता अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। यहाँ पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना नापाक चेहरा दिखा दिया है। फिर से उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी बताई जा रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है और विभिन्न पाकिस्तानी चौकियों से ये फायरिंग की गई है और कोई उकसावा भी नहीं था। बावजूद इसके लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकत से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सैनिकों ने अलबत्ता इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से बार बार ये फायरिंग की जा रही है
और नियंत्रण रेखा के पार से ये गोलीबारी हो रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी मिसाइलों के परीक्षणों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक दिन पहले आईएनएस सूरत युद्धपोत पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को भारत ने अगली पीढ़ी के स्टेशन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। इस साल जनवरी में 120 सेकंड के सफल परीक्षण के बाद अब 1000 सेकंड से भी ज्यादा देर तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर परीक्षण किया गया है। इस सफलता का मतलब है कि ये तकनीक जल्द ही पूरी तरह से तैयार होकर मिसाइलों में इस्तेमाल की जा सकेगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें SCM ऐसे हथियार हैं जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। ये मिसाइलें हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके चलने वाले खास इंजन से चलती हैं। ये परीक्षण दिखाता है कि स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन और उसे टेस्ट करने की सुविधा दोनों ही ठीक काम कर रहे हैं। ये कामयाबी DRDO की अलग अलग प्रयोगशालाओं, कंपनियों और कॉलेजों को ये मिलकर काम करने का नतीजा है और इससे भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने का रास्ता और मजबूत हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना की और कहा कि ये सफलता राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने में हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। कुछ और खबरें देखते हैं। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की 6ठी बैठक 24 और 25 अप्रैल को थिम्पू में आयोजित की गई। भारत की ओर से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व CBIC के विशेष सचिव और सदस्य सीमा शुल्क सुरजीत भुजबल ने किया और भूटान से DRC के महानिदेशक सोनम जामुत्सो ने किया। वार्ता का उद्देश्य सीमा पार व्यापार और पारागमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और आधुनिकीकरण के साथ साथ माल की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गोवा में 24 और 25 अप्रैल को एक बड़े भूमि घोटाले से जुड़े मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी और वित्तीय जांच के आधार पर की गई, जिसमें ये सामने आया कि रोहन हरमलकर नाम का व्यक्ति इस घोटाले का मुख्य साजिश करता है। वे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का निर्माण और राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ के जरिए वैध मालिकों की जमीन हड़पने की साजिश रच रहा था। इन जमीनों को असली मालिकों की जानकारी या सहमति के बिना अवैध रूप से बेच दिया गया। छापे के दौरान कई आपत्तिजनक संपत्ति दस्तावेज बरामद हुए, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत 1000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। साथ ही 600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों के असली दस्तावेज भी जब्त किए गए।
जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित धन को बेनामी लोगों और कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट, लग्जरी वाहनों और अन्य महंगी संपत्तियों में निवेश किया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिससे घबराए नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर अभियान को रोकने की अपील की है। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने प्रेस नोट जारी कर सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करने की अपील की है। प्रेस नोट में नक्सलियों से सरकार से वार्ता के जरिए समस्या का समाधान का रास्ता अपनाएं, अनुकूल माहौल बनाने की अपील की गई है। बता दें कि इस इलाके में पिछले 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ 5 से 8 हजार जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रुक कर हुई गोलीबारी में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम की सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू होगी। दुनिया भर से राष्ट्र अध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल रोम पहुंची और उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली सहित विश्व के अन्य नेता शामिल होंगे। ताबूत को रोम के सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ था। सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों और एक बार फिर हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पे कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और आपको यहाँ बताते चलें कि आतंकवादियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों की कड़ी निंदा भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, यूएनएसी ने पहलगाम हमले की बड़ी निंदा की है और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि यूएनएसी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और साथ में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की यूएन की सुरक्षा परिषद ने बड़ी निंदा की है। और आपको यहाँ ये बताते चलें कि गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है और ये एक निंदा करते हुए कहा गया है कि ये वाकई। और इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, जैसे कि हम देख रहे हैं यूएनएसी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, एक जो जघन्य एक ये अपराध हुआ है इसे देखते हुए कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है इस वक्त। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठना और इस बात पे प्रस्ताव लाना और फिर प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यह इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार लगता है कि यूएनएससी बहुत ही विभाजित संस्था है, यूएनएससी में लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इस घटना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को अंदर से हिला दिया है। इसीलिए देखा होगा कि जब ये घटना हुई पहलगांव की घटना के बाद सुरक्षा परिषद के जो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्यों ने इसको कंडेम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। तो इस मामले में कह सकते हैं कि अभी जो पूरे दुनिया में माहौल बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसकी एक बार फिर से पुष्टि हो रही है कि दुनिया आतंकवाद को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है।
आतंकवादी चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से इस तरीके के हमले करने की कोशिश करें, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस पर सर्वसम्मत बयान आना एक तरीके से कहे कि आतंकवादियों के लिए भी, और जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को अपने यहाँ पल्लवित पुष्टित होने देते हैं, मैं यहाँ खास करके नाम लेना चाहूंगा पाकिस्तान का, कि इस देश के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है कि पूरी दुनिया में उसका कंडेमनेशन हुआ है। भले ही अभी नाम तुरंत नहीं दिया गया हो उस बयान में, लेकिन निश्चित तौर पे सभी देशों का मानना यही है कि ये दिनों से ही हुआ है। आपको याद होगा कि इधर विदेश मंत्री दिल्ली में कई देशों के एम्बेसडरों के साथ बैठक की उन्होंने अलग अलग, और कई बार समूह में भी, और उन्होंने सबको बताया कि किस तरह से जो पहलगांव की हमला है, पहलगांव के हमले के पीछे किन किन तत्वों का हाथ है। उसके बाद कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई देशों के राजदूतों से मुलाकात की, और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से निःशंक तरीके से यह हमला किया गया है। यानी कह सकते हैं कि यूएनएसी ने कड़ी निंदा की है और दोषियों को सजा देने की बात सामने आ रही है, और जल्द ही इस पर फैसला भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पहलगाम हमले की यूएन ने कड़ी निंदा की है और जो दोषी हैं उन्हें सजा देने की बात सामने आ रही है कि जल्द से जल्द उन्हें सजा दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।